हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं हर्ष गुप्ता आपका आपके प्यारे YouTube चैनल PCMB पर। और हमारा जो समर्थ बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए बहुत ही शिद्दत से हमने चला रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसी शिद्दत से उसको पढ़ रहे हो, उसको देख रहे हो और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज अगर ये सब आपको नहीं आएगा तो आपका नीट या जेईई में सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आज आपके लिए क्या लेके आया हूं वो सुनना। अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं, भाई डिस्क्लेमर है इस वीडियो का कि अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो अगर आपने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है थर्मोडायनेमिक्स का तो आप इस वीडियो को ना देखें। पहले आप उन दोनों को कंप्लीट करें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इस लेक्चर में ना बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रख के लाया हूं। क्यों? बच्चे जब कोई फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर आता है तो बच्चे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स उसमें लगाते हैं, जो कि गलत बात नहीं है। मैं भी लगवाता हूं, मैं भी लगवाऊंगा। अभी जब मैं तुम लोगों के प्रैक्टिस सेशन, मीटर वाला प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा ना, तब मैं उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लाऊंगा और सबको न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत है। हमने बीच में भी करे हैं, पर आज मैं न्यूमेरिकल्स कम और थ्योरेटिकल ज्यादा लाया हूं। क्यों? बच्चे जब फिजिकल चैप्टर में लगाते हैं, मतलब फिजिकल चैप्टर लगाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की धड़ल्ले से मार लगा देते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ना उसको करना नहीं भूल जाते हैं, मतलब उसको करते नहीं है या कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जिसकी वजह से मैं आज तुम्हारे लिए एक सेशन लाया हूं जिसमें 45 से भी ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो तुम लोगों की केमिस्ट्री के लिए लेकर आया हूं। आपने अगर फर्स्ट या सेकंड लेक्चर नहीं देखा थर्मोडायनेमिक्स का तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पहले ही सुन लो, वो देखो उसके बाद आना, नहीं तो ये देखकर अजीब लगेगा। दूसरी बात, इस वीडियो को करने का रूल क्या है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप वीडियो पॉज करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाओगे, आंसर। एक पेपर ले लो, ठीक है, एक पेपर लेकर बैठो, पहला क्वेश्चन आया उसके आगे लिख लिया फर्स्ट का सी, उसके बाद वीडियो चालू करी और देख लिया कि क्या आंसर है। उसको ऐसे चेक करते चले गए और चेक करने के बाद जब आप सभी को आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में जब आ जाएगा तब अपने नंबर ये चेक करके मुझे बताओगे कि आपने कितना सही पेपर करा, कितना गलत। मतलब आप मुझे बताओगे कि 49 में से आई थिंक 46 के आसपास या 45 के आसपास क्वेश्चन है, तो 46 45 के आसपास जो क्वेश्चन है उनमें से आप लिखोगे कि मेरे 32 करेक्टेड है, मेरे 45 करेक्टेड है, मेरे 46 करेक्टेड है, मेरे 44 करेक्टेड है, मेरे 40 करेक्टेड है, मेरे 36 करेक्टेड है, मेरे 32 करेक्टेड है। जो भी करेक्टेड वैल्यू आएगी आप वो क्वेश्चन लिखोगे। आ गई बात समझ में? तो चलिए आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका समर्थ बैच चल रहा है जो कि बहुत धमाकेदार हो रहा है। स्टार्ट कर रहे हैं भैया। क्या लाया हूं? ये लाया हूं। इसको फॉलो करो। इसको फॉलो करने से पीडीएफ मिलती जाएगी। भाई दो ना टेक्निकल इशू आ गए, वो वीडियो सेव हो गई है पर वो ना एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो लास्ट की एक दो वीडियो आई नहीं है, मतलब वीडियो को आया नहीं है, पर वो एक्सट्रैक्ट करवाने पे दे रखी है, वो हो जाएगी और वो आ जाएगी। इसको फॉलो करो, इसकी भी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। दूसरा ये भैया इसको स्कैन करो। इसको स्कैन करोगे ना तो आप इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे। यकीन मानो मैं यूट्यूब पर जवाब नहीं दे पाता पर मैं इंस्टाग्राम पर जवाब दे रहा हूं। जो भी है बच्चा, जिसका भी जवाब दिया ना, एक बार वो प्लीज कमेंट करके लिख दो, है ना। डॉक्टर साहब का जवाब दिया, आयन का जवाब दिया, मतलब बहुत सारे बच्चों का जवाब दिया। यकीन नहीं होगा ना तो किसी दिन स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा टेलीग्राम का कि कितने बच्चों का कितना कितना जवाब दिया है और कितने बच्चों ने अच्छी अच्छी बातें भी लिख के भेजी कि हाँ भैया ये आपने जो चला रखा है अच्छा है, भैया मैं इसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ, भैया आप बिग फैन, मतलब ये तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार देते हैं। ठीक है, तो ये है टेलीग्राम स्पेशल, मतलब इंस्टाग्राम स्पेशल है। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आया है, द इंफॉर्मेशन, ठीक है, द इंफॉर्मेशन नॉट कन्वेड बाय थर्मोडायनेमिक्स अबाउट, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में नहीं, स्पॉन्टेनियस ऑफ द रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, रेट ऑफ रिएक्शन और ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से सुनना, ये जब पहला क्वेश्चन आया है तो क्या कह रहा है, नॉट कन्वेड, नॉट कन्वेड। ध्यान सुनना, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देता है, स्पॉन्टेनिटी भी बताता है, स्पॉन्टेनिटी का तो कॉन्सेप्ट ही है, ये सारे। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। इसका आंसर है सी, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इक्विलिब्रियम बताता है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज आराम आराम से सॉल्व करते जाना। पॉज, ट्राई, टिक कर लो। चलो, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम, इनमें से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम बेस्ड पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्लांट एंड ट्री, प्लांट और ट्री किसके कॉन्स्टिट्यूट्स है, मतलब ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड है, नन ऑफ दीज है। भाई प्लांट्स, ट्रीज ओपन सिस्टम है ना, मास भी एक्सचेंज कर रहे हैं, एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहे हैं, सब एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट,
भाई मैं तेज नहीं चल रहा, आज मैं नहीं भर रहा, भगा नहीं रहा, मैं आराम आराम से करा रहा हूँ। लेक्चर लंबा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आप 2x पे करके देख लेना, मेरी स्पीड स्लो लगे, पर मैं धीरे धीरे चलूंगा, क्योंकि मुझे उन बच्चों को भी टारगेट करना है, बच्चों जो थोड़ा आराम से समझ पाते हैं। स्पीड बढ़ जाएगी, अभी आराम समझो, क्योंकि पिछली बार समझा नहीं ना थर्मोडायनेमिक्स सही से, आप ध्यान से समझते जाना। इट वर्क इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, और क्यू है इज हीट टू सप्लाई टू द सिस्टम, ठीक है। अब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। हीट सप्लाई की हुई है, वर्क डन चल रहा है, तो कौन सा सिस्टम होगा जी भैया, क्लोज सिस्टम होगा। क्यों, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, क्यू हीट दी है, एनर्जी दे रहे हो, मास नहीं दे पा रहे हो, समझ में आ रही बात, क्लोज सिस्टम, और वर्क वो करके दे रहा है। नेक्स्ट, a system which can exchange energy with the surroundings but not matter, एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड में नो मैटर और नो एनर्जी, कुछ ट्रांसफर नहीं होता। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, फोर्थ, प्लीज करके बताओ, ए वेल स्टॉप्ड थर्मोफ्लास्क कंटेन, ठीक है, करता है आइस, थर्मोफ्लास्क याद है, थर्मोफ्लास्क इज एडियाबैटिक वॉल्स वाला, है ना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक वॉल्स वाला, मतलब कुछ देर अगर बर्फ पड़ी हुई है तो बर्फ उसके अंदर पड़ी ही रहेगी, पिघलेगी नहीं। मैंने तुम्हें बताया था ये जो होता है कॉन्सेप्ट, ये थर्मोफ्लास्क वाला कॉन्सेप्ट, ये टेम्परेरी होता है, पहली बात तो परमानेंट नहीं होता, ठीक है, टेम्परेचर पर समझना, टेम्परेरी है, टेम्परेरी होता है, ठीक है, क्या नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। और कहां काम कर रहा होता, क्या क्लोज में काम कर रहा होता, नहीं, क्लोज में तो सिर्फ मास एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। आइसोलेटेड में होता है, याद करो, आइसोलेटेड में एडियाबैटिक वॉल्स लगी होती हैं, जिसको हम थर्मोफ्लास्क या ये बोलते हैं। क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में तो डायथर्मल वॉल लगी होती है, डायथर्मल। जिसने नहीं पढ़ा है फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, प्लीज वो पढ़कर आओ, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा डर जाओगे भैया, बहुत सिलेक्टेड लाया हूं, ये आसान से शुरू करें, ठीक है। फिफ्थ, एन आइसोलेटेड सिस्टम, भैया आइसोलेटेड सिस्टम है, इज आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड, कुछ नहीं एक्सचेंज होने वाला, मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद सराउंडिंग्स, मतलब मास हो सकता नहीं, ये नहीं है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ मास एनर्जी विद सराउंडिंग, नहीं। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास एंड सराउंड, ये आंसर है भैया, नो एक्सचेंज मास और एनर्जी, यही तो आइसोलेटेड होता है। देखो अब तुम ये करने से क्या फायदा भैया, इतने आसान क्वेश्चन क्यों है, इसको तुम बार बार सुनोगे तुम्हें याद हो जाएंगे, और मैं चाहता हूं तुम्हें थ्योरी भी याद रहे, थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी भूल जाते तो गड़बड़ हो जाती है ना। चलो, Which of the following is a closed system? पॉज करो, ट्राई करो। क्लोज सिस्टम, टी प्लेस इन अ स्टील कैटल, क्लोज्ड है, क्लोज्ड। भाई प्रेशर कुकर भी हो सकता है अगर कुकड है तो, मतलब इसके तो दो आंसर लग रहे हैं, क्योंकि अगर प्रेशर कुकर अगर ढका हुआ है, लॉक्ड है, तो ये भी क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा, और वो तो है। रॉकेट इंजन ड्यूरिंग प्रोपल्शन नहीं, और जेट इंजन नहीं, दोनों हीट एमिट करते रहते हैं और मास भी यूज करते हैं। आ गई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अब जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूं, फिर तुम समझना, ध्यान से सुनना। स्टेट फंक्शन, वो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ जो पाथ डिपेंडेंट हो, मतलब क्या भैया ये क्या समझा दिया आपने कि जो पाथ और वो पाथ डिपेंडेंट हो, इसका क्या मतलब है। देखो जैसे टेम्परेचर है, तुमने एक बर्तन को पानी को उबालने रखा, तो वो आग लगी उसमें, तो उसका धीरे 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 टेम्परेचर राइज होता जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा तुमने जीरो पे रखा एकदम से 500 हो गया, धीरे धीरे होगा ना, तो दैट इज पाथ। स्टेट फंक्शन इज चेंज, बस फाइनल और इनिशियल में से देखना, जैसे एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, ये सारे कैसे फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। पाथ डिपेंडेंट पाथ फंक्शन, पाथ इंडिपेंडेंट स्टेट फंक्शन, ठीक। अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा कि 7th क्वेश्चन है, चेंज इन द सिस्टम फ्रॉम एन इनिशियल टू फाइनल स्टेट वर्ड मेयर विद अ डिफरेंस मैनर ऑफ डेल्टा एच रिमेन्स सेम
बट क्यू चेंज, ये सेम है और क्यू क्या है, चेंज हो रहा है। ध्यान सुनते जाना। चलो भाई, डेल्टा एच इज अ पाथ फंक्शन, बट ये स्टेट हीट स्टेट है, नॉट तो नहीं है कहीं, ठीक है भैया। हाँ चलो भाई आगे, ये तो नहीं है। डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन, हाँ स्टेट फंक्शन तो है डेल्टा एच, और क्यू इज अ पाथ फंक्शन, हाँ भाई यही बात तो है। अभी अभी समझा हीट का एग्जांपल, हीट कैसी है, धीरे धीरे होगी, पाथ फंक्शन। डेल्टा एच फाइनल मास है इनिशियल, मतलब अगर मैं डेल्टा एच लिख रहा हूं तो क्या होगा, H2 माइनस H1 ऐसे करके तो आ रहा होगा, मतलब एंथैल्पी फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, इस तरीके से आ रहा होगा। बी आंसर है, ये चेक कर लो। स्टेट फंक्शन नहीं, पाथ फंक्शन नहीं, ये भी नहीं, ये आंसर है। क्लियर, बोलो क्लियर, हाँ या ना, क्लियर लिखते जाना, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे लाइव ले रहे हैं। और एक बार ये भी बताओ कि भैया लाइव लेना है कि नहीं लेना, ना लाइव पे आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, मजा आएगा, इंटरेक्शन बढ़ता है यार बच्चों के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भैया जी। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन बट वर्क इज नॉट, सही बात है, मेरे को तो पहली सही लग रही है। चलो मल्टीपल करेक्ट तो नहीं है, वर्क इज अ स्टेट फंक्शन बट इंटरनल एनर्जी इज नॉट, ये तो गलत है। पहले वाला तो सही है, बोथ इंटरनल वर्क इज स्टेट, नहीं गलत है, वर्क कहाँ होता है ऐसा। नाइदर इंटरनल एनर्जी नॉर वर्क इज स्टेट, नहीं गलत, सी ए आंसर है भैया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल एक्सट्रैक्ट नहीं, मतलब आप किसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, किसका डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब क्या नहीं हो रहा। देखो इसमें से ये है कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान सुनना, Q का डिफरेंशियल नहीं हो सकता था, पर यह हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज हो सकता है, डेल्टा वाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, साफ साफ दिख रहा है, हो सकता है। डेल्टा U Q/T मोलर एंथैल्पी, डेल्टा C हो सकता है, DW यहां पे कुछ नहीं है, यही आंसर होगा, इसको नहीं कर सकते आप एक्सट्रैक्ट, समझ में आया, यही आंसर होगा, नॉट एंड नॉट। ये डेल्टा H है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H, ये डेल्टा U, ये डेल्टा C, बस यही नहीं हो सकता, ये कुछ डेल्टा नहीं है, W है बस। क्लियर है, वेरी गुड। अब वर्क को तुम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में ले जा सकते हो, नो डाउट, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये रहा, पॉज करो। CET 2007 में आया हुआ है, MH महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन, देखो मैं क्या बोल रहा था, मैं PYQ लाऊंगा, बड़े सिलेक्टेड लाऊंगा, आसान भी लाऊंगा, मुश्किल भी लाऊंगा। 2007 में आया हुआ है, और आगे सुनते जाओ क्या आने वाला है भैया। नीट में एक बहुत सारी चीज आने वाली है, अभी कहीं र्यूमर्स हैं, आगे कंफर्म हो जाएगा, मैं बता दूंगा कि क्या आएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बताऊंगा क्या आने वाला, बहुत तगड़ा कुछ आने वाला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन बताना है, स्टेट नहीं पाथ, ये सारे तो स्टेट फंक्शन होते हैं, यही पाथ फंक्शन होता है भैया। मैंने बताया डेल्टा ई, डेल्टा एंथैल्पी, डेल्टा एंट्रोपी, ये सारे तो क्या है, स्टेट फंक्शन। मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताया था, पहले लेक्चर में बताया था, इक्विलिब्रियम के सारे फंक्शन स्टेट फंक्शन होते हैं। चलो जी आगे, 15 इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आ चुके हैं, बाकी पीछे वर्क पर हो चुका है समाप्त। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आगे चलो कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑल द प्रॉपर्टीज बिलोंग टू सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी में जो है वो आ रही है, ऑल एक्सटेंसिव हो या ऑल इंटेंसिव। मास, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर इंटेंसिव दोनों, ये तो नहीं होगा। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये भी नहीं होगा। हीट कैपेसिटी, डेंसिटी और एंट्रोपी, ये चेक करके बताओ क्या ये डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। डेंसिटी मोलर वाली बात, एंथैल्पी, इंटरनल, भाई एंथैल्पी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो H1 H2, इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो H1 वॉल्यूम भी कर सकते हो, डी आंसर है, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वां, पॉज करो भाई, देखो पॉज करना मतलब करना है यार, तुम लोग पता है क्या, तुम चलती जा रही है वीडियो, तुम पॉज भी नहीं कर रहे हो, अगर तुमने ऐसा करा ना तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, करो, फिर बढ़ाते रहना आगे, तब थकोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, एक्सटेंसिव नहीं बतानी है, इंटेंसिव बतानी है।
ऐड नहीं कर सकते। मास को ऐड कर सकते हो, एनर्जी को ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम को कर सकते हो, एनर्जी पर मोल को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब यही आंसर होगा। इंटेंसिव बतानी थी, यही आंसर होगा। एएमयू मैट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। दिख रहा है ऊपर क्वेश्चन, दिख रहा है। एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान सुनना क्या लिखा हुआ है। एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन थर्मोडायनेमिक्स मींस अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स, करो सॉल्व करो, सोचो आराम से, प्लीज सोचो। ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ओनली, ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ओनली, नहीं इस पर नहीं। ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, हाँ भाई नेचर पर ही डिपेंड कर रही है थर्मोडायनेमिक्स की इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो नेचर पर डिपेंड करिए ना, कि भैया आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो, विस्कोसिटी की बात कर रहे हो, मास की बात कर रहे हो, वेलोसिटी की बात कर रहे हो, या फिर डेंसिटी की बात कर रहे हो, किस चीज की आप बात कर रहे हो, ये इस पर डिपेंड करता है। बोथ द अमाउंट एज वेल एज नेचर, नहीं, नाइदर ऑन द अमाउंट, नहीं ये भी नहीं, बी आंसर है जी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग is an extensive property, which among the following is an extensive property, extensive बतानी है। टेम्परेचर इंटेंसिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव, वॉल्यूम आंसर, विस्कोसिटी इंटेंसिव। समझ में आ रहा है ना। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिनको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, जो मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है, आप उसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। दिमाग लगा लो ना तुम। देखो मेरे, मान लो मेरे यहाँ पर, जो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ का टेम्परेचर है 22 डिग्री, तुम्हारे घर का टेम्परेचर है 25 डिग्री मान लो, समझ में आया। मान लो अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या ऐसा होगा कि भैया ये ऐसा आ जाएगा 5 2 7 47 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा हम दोनों के रूम का मिला के? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ऐसा नहीं होगा। तुम डायरेक्ट ऐड कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। इसका मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है इंटेंसिव, 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 एक्सटेंसिव। विस्कोसिटी समझ रहे हो ना, इसको टिक क्यों लगा दिया इस पे। विस्कोसिटी समझ रहे हो ना भैया। एक ग्लास में, मतलब मान लो वो तुमने सूर्यवंशम देखी है, उसमें खीर थी, उसकी विस्कोसिटी थोड़ी अच्छी थी। अबे बताओ अगर वो थर्मस के अंदर है, मान लो जिसके अंदर वो थर्मोफ्लास्क के अंदर रखी हुई है, तो अगर वो ग्लास में करके अमिताभ भैया जी खा रहे हैं उसको, तो क्या उसके अंदर की विस्कोसिटी और इसके अंदर की विस्कोसिटी अलग हो जाएगी? नहीं ना, ऐसे काटते हैं फिर खा दो, फिर तो वो सब लाल लाल मचा देते हैं। ठीक है, तो वो लाल लाल वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना हमें, बस ना विस्कोसिटी दोनों को अंदर, अगर मैं एक वॉल्यूम को हाफ कर दूंगा तो उस चीज की विस्कोसिटी कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगी। डाइल्यूशन से उसकी विस्कोसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। क्लियर है बात? चलो आगे करके बता दो। अमंग अंग अमंग 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 बताना भाई। अमंग द क्वांटिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर, एच हीट कैपेसिटी, सेट ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल बताना है। इंटेंसिव तो देखो डेंसिटी, इंटेंसिव होती है। अब ध्यान से मत, अब ये मत किया जाना, अगर किसी ने ये बोल दिया ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा कि भैया डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम होती है, और आपने तो अभी ये कहा था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो मास या वॉल्यूम पर डिपेंड करे। मैंने फिर बोल रहा हूँ मास या वॉल्यूम पर बोला था। अब ये दोनों का रेशियो है, और मैंने तुम लोगों को बताया था द रेशियो, 5 स्टार पॉइंट लिख रहा हूँ फिर से वापस, यहां पर भी लिख रहा हूं, द रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। तो बताओ ये एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव, इन दोनों का रेशियो इंटेंसिव, मतलब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव का बताना इसलिए टिक लगा रहा हूं। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अभी पीछे भी हमने करा था हीट कैपेसिटी वाला जिसमें Q/T आया था, है ना। वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी, ये एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव। प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये है। तो देखो इसमें, देखो डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर कहाँ आ रहा है? डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर नहीं, डेंसिटी ही नहीं है। डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, डी आंसर है। समझ में आई बात? क्लियर है? करते जाना सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। भैया इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को इसमें डिस्कस करना है। प्लीज मुझे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बता दो। इंटेंसिव होता क्या है ये बता दो एक बार बस।
इंटेंसिव होता क्या है बता दो। जो मास और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती या मास और वॉल्यूम जैसी चीजों पर डिपेंड नहीं करती। तो मास और वॉल्यूम तो आंसर नहीं होंगे, एंथैल्पी भी नहीं होगा, विस्कोसिटी आंसर, इंटेंसिव भी तो पढ़ लिए भैया, इतने सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, याद हो जाएंगे, जहन में जाने चाहिए, जहन में जाने चाहिए। 21 इंटेंसिव मास वर्क एंथैल्पी एक्सटेंसिव बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव है ना, सही है ना, या वर्क धीरे धीरे होगा, नहीं सही है, वॉल्यूम पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मजेदार, यही सही आया था आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट प्लीज क्वेश्चन करके बताओ। द सिंबल ऑफ FHSV and E not represent Helmholtz free energy, enthalpy, entropy, molar volume and standard, ठीक है जी, सही है। द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, चलो एक्सटेंसिव बतानी है, ठीक है, ये एनर्जी है, ये एंथैल्पी है, ये एंट्रोपी है, ये मोलर वॉल्यूम है, जिसके आगे भी मोलर लग जाए वो इंटेंसिव हो जाता है, बताया ना, मोलर वॉल्यूम है। तो एक्सटेंसिव में अगर मोलर वॉल्यूम लिखा हुआ है, पहली बात तो मोलर वॉल्यूम नहीं, ये आंसर ही नहीं होगा, ये तो आंसर ही नहीं होगा। इंटेंसिव, ये इंटेंसिव है, ठीक है, तो FHS आर एक्सटेंसिव, ये और ये इंटेंसिव है, सही है भैया, बी ही सही है। ये इंटेंसिव नहीं होगा, ये तो इंटेंसिव होगा, ये इंटेंसिव नहीं होगा, ये इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव नहीं होगा, बी आंसर है, बी, बी ही आंसर है, 18th का बी। क्लियर, बहुत बढ़िया, आ जाओ भैया, हरियाणा पीएमटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, हरियाणा पीएमटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है, तो ध्यान सुनना मैं क्या समझा रहा हूं। विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक क्या नहीं होगा, हीट सप्लाई नहीं हो रही भैया, हीट सप्लाई नहीं हो रही, वर्क एडियाबेटिक आ रहा है, तो डेल्टा बताओ कि जो भी इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, सोच के बताना एक बार। हीट सप्लाई नहीं हो रही, Q जीरो, Q जीरो, तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू W, ये दोनों बराबर, ये तो जीरो होगा, ऐसा कोई वर्क नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। डेल्टा E इज इक्वल्स टू W नॉट Q, Q तो जीरो है, ये आंसर होगा। डेल्टा U भैया चेंज नहीं होगा ना, जितना है उसमें रहेगा। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, एडियाबेटिक का मतलब है वो एक थर्मोफ्लास्क के अंदर है, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, हीट एनर्जी में चेंज नहीं होगा, और ये भी नहीं है, ये तो वर्क है, वर्क जीरो को ही होगा, वर्क जीरो को ही होगा, ये तो पता है, समझ में आ रहा ना। P और V, PV वर्क है, मतलब प्रेशर है, वॉल्यूम, टेन वॉल्यूम है, कह रहे ये प्लस वाला भी है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे, ये वर्क भी नहीं है, ये तो हलवा है, वो बी आंसर है। MP PMT 2010 और हरियाणा PMT 2010 दो बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखो तुम्हें लग रहा होगा आसान है, अगर तुम्हें लग रहा है ना आसान है तो क्वेश्चन को एक बार रोक लो, सारे क्वेश्चंस को, और उसके बाद करो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ नहीं आते, जब मास्टर पढ़ के सुना देता है ना उसके बाद बड़े आसान लगते हैं। तुम्हें लग रहा होगा ये मजाक है, ये मजाक है ना, तो एक बार, अभी आधे क्वेश्चंस भी नहीं हुए, आधे ही हुए हैं लगभग, आराम से रोक लो क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन को रोक लिया करो, मैं बोलूँगा रोको, रोक लो, क्वेश्चन करो, फिर करो क्वेश्चन, पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में। तुम्हें लग रहा होगा हलवा भैया क्या ले आए हो, आज का लेक्चर तो इंपॉर्टेंट, भाई करके देखो, करके देखो, पता चलेगा। देखो इन अ थर्मोडायनेमिक्स ए प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल कहलाएगा, वो आगे समझना। इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कॉल्ड रिवर्सिबल, हाँ, सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंज इनटू ईच अदर, चेंज इनटू ईच अदर, तो ध्यान समझना, ये कोई होगा, देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये भी नहीं होगा भैया, ये कैसा सिस्टम है, सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंज इनटू ईच अदर, द सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम, यही लग रहा है आंसर तो, है ना। और बाकी एक बार डी और पढ़ लो, द सिस्टम चेंज इनटू सराउंडिंग स्पॉन्टेनियस, ना ना ना, सी, द सिस्टम आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स, ये बात तो समझ में आ रही है भैया, तभी
तभी तो रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल का मतलब क्या था, याद करो, एक घटा बड़ा घटा बड़ा घटा बड़ा, तो कब होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर को हमने बराबर माना था, और एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर को बराबर हम कब मान सकते हैं, जब केस इक्विलिब्रियम में हो, जब केस इक्विलिब्रियम में हो। क्लियर है यहां तक बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्लीज ध्यान से सुनना, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या और कैसे होता है। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो डेल्टा टी जीरो है ना, डेल्टा यू जीरो डेल्टा टी जीरो। अब लगा लो, अब देखो एमपी पेट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक काम करो, तुमने इसको सोच लो, एक बार सोचो आराम से, तुम्हें लग रहा है ना कि भैया आसान है। आइसोथर्मल में रुका हुआ हूं, आइसोथर्मल में मैंने तुम्हें बता भी दिया डेल्टा यू जीरो डेल्टा टी जीरो होता है। अब बता दो क्या होता है, लगा लिया। आप सुनो, डेल्टा यू जीरो डेल्टा टी जीरो, तो देखो डेल्टा यू को डेल्टा ई, ये जीरो हो सकता है क्या, हीट भी जीरो होगी, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, टेम्परेचर जीरो नहीं होता, ये नहीं होगा आंसर। इसको चेक करो, ये तो आंसर ही नहीं होगा। इसको चेक करो, आंसर ही नहीं होगा, डेल्टा ई जीरो के बराबर नहीं। ये आंसर चेक करो, ये आंसर सही है। कैसे, डेल्टा ई जीरो हो गया पर हीट जीरो नहीं, हीट जीरो नहीं है भैया, पहले से उसके अंदर कुछ हीट थी, वो हीट टेम्परेचर पर है, पर हमने टेम्परेचर चेंज नहीं करा। 25 था 25 है, 27 था 27 है, 373 था 373, आई डोंट नो कितना था, उतना ही है, चेंज नहीं है, जीरो भी नहीं है। बात समझ में आ गई, क्लियर। Q इज इक्वल्स टू होता है इसमें W के बराबर। चलो भैया आगे करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सेम ही आ गया, बी आंसर है। करो भैया, चेक करो क्वेश्चन। अब आए नए क्वेश्चन, वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी के। मैं तुम लोगों को बता देता हूं इंटरनल एनर्जी का। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब सुनते जाना, मैं जरा समझा देता हूं। क्यू मतलब हीट, डब्ल्यू मतलब वर्क, और डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी। यहां तक आ गई बात समझ, बहुत बढ़िया। अब सुनो, यहां तक समझ में आ गई। अब ध्यान सुनना, मैंने क्या बताया था। जो सिस्टम है वो कैसा है, गरीब। कैसा सिस्टम है, गरीब। तुमने कुछ सप्लाई करा हीट, तो प्लस क्यू, कुछ निकाल लिया माइनस क्यू। तुमने कुछ काम करा प्लस डब्ल्यू, तुमने वर्क सिस्टम से करा लिया माइनस डब्ल्यू। डिटेल में अगर पढ़ना है, अब देखो मैंने तुम्हें इतना बढ़ा दिया, अब डिटेल में बिल्कुल समझना है कि कब एब्जॉर्ब कब रिलीज, तो भाई लेक्चर देख के आओ। मैंने तुम्हें पहले डिस्क्लेमर दिया, लेक्चर के बिना नहीं होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिया हो कि भैया कैलोरीज विच वन इज ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू है बताओ। कैलोरीज बड़ी, जूल छोटा, ERG तो -10⁻⁷ होता है ना। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। 23 के बाद अब आगे चलो, 23 के बाद अब आगे चलना, ध्यान सुनना भैया, आगे चलना तो फिर क्वेश्चन लाओ ना आगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के लिए बताना है कि कहां पर कैसा कैसी बात है। तो अब इंटरनल एनर्जी तुम जानते हो, अब तुम डेल्टा यू को जानते हो, एक बार स्टेट कर दो। पढ़कर देखो ना कितना टाइम जा रहा है तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ने में, एक बार पढ़कर देखो कितना लेंथी क्वेश्चन आते हैं। जब तुम्हें लगता है ना पेपर लेंथी आ रहा है, तब आते हैं ऐसे क्वेश्चन। पढ़ो एक बार क्वेश्चन 25, मैं भी पढ़ रहा हूं मनी मन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कर सकते हैं, द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज सेम एट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज सेम एट एनी टेम्परेचर। बी आंसर है भैया, चेक कर लो, चेक कर लो आंसर बी है या नहीं, आराम से चेक कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो, द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज सेम। इंटरनल एनर्जी एक मोल की तो सेम ही होगी, चाहे किसी भी टेम्परेचर पे लिया हो, चाहे किसी भी प्रेशर पर लिया हो। 25 का बी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, प्लीज बताओ 26 इंटरनल एनर्जी के लिए बताना, प्लीज बताओ आराम से। द इंटरनल एनर्जी, देखो मुझे वहां दिख रहा है टीवी में भी, मजा आ रहा भाई, अब मजा आ रहा है, टीवी में भी दिख रहा है, अब सब जगह दिख रहा है। बताना, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन नहीं, रिमेन्स अनइफेक्टेड नहीं, कैन बी कैलकुलेटेड बाय नहीं। अबे ये तो आइंस्टाइन की इक्वेशन आ गई, ए ऑप्शन है। क्लियर।
अब करना पड़ेगा, नहीं कर रहे तो लेंदी क्वेश्चन नहीं बनने वाले। अब की बार नीट में ये हुआ है, और फिर तुम कह रहे हो भैया कहां से आया है, लेंदी था, लेंदी नहीं था, ऐसे क्वेश्चन भी थे, तुम करने ही जानते हो। फिजिकल में टीचर भी कराता रहता, तुम भी करते रहते हो धड़ाधड़ न्यूमेरिकल में, भाई न्यूमेरिकल तो कर ले रहे ना, सब कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, पर थ्योरी भी तो करनी है इस चैप्टर की। अब तुम्हें प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, अगर अब प्रैक्टिस नहीं हो रही तो गड़बड़ है। 30th क्वेश्चन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन बताना, आइसोथर्मली मतलब समझ रहे हो, डेल्टा U0 डेल्टा T0, ये तो तुम जान गए हो। अब तुम मुझे बता दो इसका आंसर फटाफट से। आइसोथर्मल है आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन अनचेंज। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना, डेल्टा U तो 0 है तो अनचेंज ही रहेगा। इंटरनल एनर्जी में क्या, आइसोथर्मल है, डेल्टा U अनचेंज रहेगा ना, डेल्टा U ही तो 0 होता है, U 0 नहीं होता, इंटरनल एनर्जी 0 नहीं होती, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। समझ में आया? चलो आगे चलो। द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट A टू B इतने किलो जूल। करो, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही मजेदार लग रहा है, पॉज कर लो और कर लो। इफ द सिस्टम गोज A टू B by a reversible path and return to state A by an irreversible path, ठीक है, what would be the net change in internal energy। भैया नेट चेंज बताना, और मैंने तुम लोगों को इसका आंसर डायरेक्ट बता रखा है, ये AIEEE में 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान सुनो, ये लेंदी नहीं है, ये आसान है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इंटरनल एनर्जी चेंज का नेट बताना है, तो मैंने तुम बताया था अगर कोई भी सर्कुलर पाथ पे जहां से कर चल के वहीं आ गया तो नेट चेंज क्या होता है, 0। 28 क्वेश्चन नंबर 28, आंसर इज 0। क्लियर, वेरी गुड है भाई, मुझे तो बहुत ही मतलब यकीन मानो बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा, आई डोंट नो, पर मुझे तो आ रहा है। वेरी गुड, 28 हो गया। 29 वर्क कैलकुलेशन पर क्वेश्चन आया भैया, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के लिए बता देता हूं, जो वर्क इरिवर्सिबल था मतलब रिवर्स नहीं हो रहा, इंटरनल एक्सटर्नल बराबर नहीं होते, तो वो ऐसे था -P एक्सटर्नल -P एक्सटर्नल डेल्टा V, और तुम इसको PV इज इक्वल्स टू NRT के फॉर्म में लिख सकते थे, तो बताया था P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू PV NRT अपॉन 1/P। देखो मैं लिख देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइन, ये तो P एक्सटर्नल है ना, P एक्सटर्नल, तो P एक्सटर्नल, और मैं डेल्टा V की जगह लिख रहा हूँ NRT P1 माइनस, ये P2 होगा इसका, P2 और ये P1 NRT, सही है। अब NRT कॉमन ले लेते तो आता है P एक्सटर्नल NRT 1/P2 माइनस 1/P1। अब यहां से वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, हो गया आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या एंजॉय सा आ रहा है, तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा, चलते जाना भैया। 29 ठीक, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपांशन, चलो भैया करके देखो। अच्छा इसमें इरिवर्सिबल का भी बता दूं, रिवर्सिबल का बता दूं, -2.303 NRT log V2 by V1, log V2 by V1, और अगर P1 करना तो P1 by P2 हो जाएगा, ठीक है रिवर्सिबल का। अब चेक कर लो, आ जाओ, करा क्वेश्चन सॉल्व करा। वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपांशन, ठीक है, वॉल्यूम इतने से इतना बढ़ गया, डेल्टा V पता चल गया, कांस्टेंट प्रेशर ये है 180 में इतना होता, चलो लगा दो ना, वर्क इज इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V। सही है यहां तक बात, बहुत बढ़िया। P एक्सटर्नल कितना है भैया जी, 3, ठीक है जी, -3 इंटू V कितना है 2, क्या आंसर आया -6। क्या दिक्कत आई है, क्या दिक्कत आई है भैया, बहुत बढ़िया, ये तो आंसर है 6, 29 का 6, कितना है 29 का 6 6 6 6।
अच्छा, समझ गया भाई। लीटर एटीएम वाला कंडीशन है ना, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई और करो किससे, 101.32। रुक जाओ भैया, ये वाला आंसर नहीं है, जे नहीं है। लीटर एटीएम में तो कन्वर्ट करा ही नहीं है हमने। करके देखो भाई, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे, 32 लिखना है। चलो भैया करना है एक बार मल्टीप्लाई तो तुम्हें अच्छा लगेगा। 6 दूनी 12, 1 6 3 18, 19 पॉइंट, 1 6 एकम 7 0 6 6.607.92, मतलब लगभग लगभग AIPMT 2004 में आया हुआ है, -08। अब तुम देख रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं। आया कैसा क्वेश्चन है, नीट का, AIPMT का है, पर आया कैसा, जेई जैसा, कि भैया आंसर तो ये आ रहा है, राउंड ऑफ करके ये आ रहा है, जैसे जेई के NYQs आते हैं ना, NVQs जो आते हैं, वैसा क्वेश्चन है। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था। मतलब आसान मीन्स कैसा क्वेश्चन था, सोचने वाला। बिल्कुल एक आंसर देखो 6 ही दे रखा था, अब वाले नहीं आते ऐसे, 6 ही दे रखा था कि 3 6 फट देरी मार देगा, और तुम एग्जाम प्रेशर मार दोगे। अपन ने भी मारा, तुम भी मार सकते हो ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो ध्यान से समझना, आराम आराम से। लीटर एटीएम वाले को किलो जूल वाले में भी लेके जाना था, ठीक। ऐसे किलो जूल नहीं, जूल वाला ही होता है वो। क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। 3 moles of an ideal gas expend spontaneously the work done। भाई 3 मोल एक्सपेंड हो रही है इनटू अ वैक्यूम, 3 मोल एक्सपेंड हो रहे हैं वैक्यूम, एक्सटर्नल प्रेशर 0, 30th का 0, लगा लो दिमाग। वर्क बताना है ना, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये क्या है वैक्यूम में 0, तो वर्क इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। AIPMT मेंस 2010। मैंने तुमसे कहा था मैं सिलेक्टेड लाऊंगा, मैं रगड़ के सारे क्वेश्चन PYQ नहीं उठा के ले आऊंगा, सिलेक्टेड लाऊंगा मैं, सिलेक्टेड लाया हूँ। देख लो, कर लो, सुन लो, 2010 में आया हुआ है। और AIPMT के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, एम्स के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, काइट के क्वेश्चन, केरला के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। क्यों क्यों, क्योंकि पहले वाला पेपर आने लगा है। टफ नहीं आया, पहले वाला पेपर आने लगा, जब बहुत पहले बनता था पेपर, जब अलग स्टेट के अलग अलग होते थे। समझ रहे हो। नेक्स्ट 31st, प्लीज करो, प्लीज करो। 2 लीटर आइडियल गैस, भाई आप करो, अब तुम करो यार, मैं क्यों करूँगा, बार बार मैं ही करता रहूँ। एम्स का क्वेश्चन है, पहले एम्स का पेपर अलग होता था, शायद तुम लोगों को ये बात नॉलेज हो कि एम्स का पेपर अलग होता था, AIPMT अलग होता था। अब नीट ने सब मिक्स कर दिया है, तो अब नीट ने जब मिक्स कर दिया है तो भाई एम्स को तो अपनी औकात के हिसाब से बच्चे चाहिए ना। एम्स में पता चला बच्चे जा रहे हैं, वो ठप हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे, तो भैया बच्चे एम्स चाहिए। एम्स में बहुत पहले तो GS VS भी पूछी जाती थी, और आ सकता है नीट में दोबारा GS PS, है ना, मतलब पता नहीं क्यों आ सकती है, पर आ सकती है। तो चलो एम्स का है, करके देखो। 31st, 2 लीटर आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम अंटिल वैक्यूम में हो रहा है, नो वर्क इज डन। डी P एक्सटर्नल डेल्टा V कब तक होगा, जब तक ये 10 ना हो जाए। अरे होगा क्यों, वैक्यूम में है तो 0 ना, और 0 का मतलब वर्क 0। सिंपल बात, नो बकवास। आवाज आ रही है, बिल्कुल सही चल रही है आवाज, वाइल्ड लाइन वाइन सब सही चल रही है। क्लियर है, आसान है। एम्स का क्वेश्चन था, सॉल्व नहीं, दिमाग लगाना था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, दिमाग लगाना है, पेन पेपर नहीं, दिमाग लगाना है। लगाओ लगाओ, ठीक है। 32 पे आओ, आओ जी। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस लग रही है। वर्क इज डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ये इतने एटीएम है, ठीक है भैया। एम्स 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स के क्वेश्चन लाया हूं, एम्स के। वर्क इज इक्वल्स टू -2.303, ठीक है, 2.303 इंटू 8.314, 2.3 एन आर, एन कितना है 1, ठीक है। तो एन लिख रहा हूं 1, लिखने की जरूरत नहीं थी, लिखा नहीं। NRT टेम्परेचर कितना है, लॉग गैस फ्रॉम 10 से ये
10 से ये तो 1/10। यहां तक समझ में आया भाई? प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर क्या है जी? प्रेशर है, प्रेशर। तो अगर प्रेशर है तो ये आएगा ना, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, पहले वाला आएगा ऊपर, दूसरे वाला आएगा नीचे, ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? अब सुनते जा रहा हूँ, कर रहा हूँ कैलकुलेट। log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो तुम जानते हो। तो मैं एक बार कैलकुलेट कर दूँ इसे, तो क्या आ जाएगा? 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300। 8 घंटे 24, और 24 इंटू 2 मतलब 25 इंटू 2 50 के आसपास हो जाना चाहिए आंसर। तो मुझे तो ए लग रहा है, मुझे तो ए लग रहा है, पर एक बार कैलकुलेट करो क्योंकि इसके अंदर और वैल्यूज भी है ना बहुत सारी सही। तो आ जाओ, चलो मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ, पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैलकुलेट करके आंसर अलग आएगा क्योंकि और भी बड़ी बड़ी वैल्यू है। 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 आ गया आंसर 57441। मल्टीप्लाई ठीक करो, आ गया 57441। क्लियर आंसर, ये रहा देखो, बिल्कुल सही जवाब। बहुत सही क्वेश्चन आया, बहुत सही, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। समझ में अगर आ गया है और ये जानना चाहते हो कि हर बार क्वेश्चन सही से बन जाए, तो इस वीडियो को पीछे जाओ, क्वेश्चन समझ चुके हो उसको क्वेश्चन वीडियो में पीछे जाओ, क्वेश्चन दोबारा रीड करो और दोबारा अटेम्प्ट करो। 2 बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एक बार ये वीडियो देख भी लो ना, तब भी आगे जाके उसको एक बार रिवीजन के लिए वीडियो को रखना कि हाँ अपने अपने और टू डू लिस्ट में कि 3 दिन बाद मुझे थर्मोडायनेमिक्स की 3rd लेक्चर में जो भैया ने क्वेश्चन कराए थे उनको एक बार प्रैक्टिस करना है। और कैसे करना है? अब की बार स्पीड से सुनना नहीं है, अब लीड नहीं लगानी है, कान में लीड नहीं लगानी है, और फोन की आवाज बिल्कुल म्यूट कर देनी है। कान में लीड नहीं लगानी है, फोन की आवाज बिल्कुल म्यूट कर देनी है, वीडियो सामने चला लेनी है। क्वेश्चन आएगा, जितनी देर में मैं सॉल्व कर रहा हूँ उतनी देर में तुम्हें भी सॉल्व करते चलना है, तुम्हारी स्पीड बढ़ाते जानी है तुम्हें भी। ठीक है? मतलब क्या समझ में आया कैसे करना है? कान में सुनोगे तो फिर मेरी आवाज आएगी, तुम्हें समझ में आएगा। कान में लीड पीड में कुछ नहीं लगाना है। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन आ रहा है, अपनी कॉपी पेन लेको कर दो, हाँ टिक, भैया ने देख लिया, हाँ लगा दे, सी लगा सी, चलो ठीक है, एक ऐसे ऐसे ऐसे। तो तुम्हें 3 दिन बाद दोबारा करना है, टू डू लिस्ट में रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ध्यान सुनो। क्या? ए हीट इंजन। भाई ये वाला करो, देखो ना इसके अंदर ना बहुत ही बढ़िया चीज है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना वो कार्नोट इंजन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है? अब कार्नोट इंजन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कई बार बहुत पहले पूछा गया कॉन्सेप्ट है, तो एक बार तुम्हें ये उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखो कार्नोट इंजन क्या होता है वो ध्यान से समझना। हम कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जानते हैं। एक तरीके से एक इंजन है जो हीट एनर्जी पर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी हम एफिशिएंसी जानने की कोशिश करते हैं। तो जो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है 1 - T1/T2। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो T1 होगा वो छोटा होगा T2 से। मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए T1 T2 क्या है। क्लियर है यहां तक बात? अब जैसे मैं इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहूं, ध्यान सुनते जाना, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहता हूं 1 - T1 टेम्परेचर छोटा वाला 27 डिवाइडेड बाय बड़ा वाला 227। अभी दोनों सेल्सियस में, तो केल्विन में करने के लिए 273 इसमें भी ऐड, 273 इसमें भी ऐड। तो इसमें 273 ऐड करूंगा तो इसमें 27 ऐड करूंगा 300, और इसमें करूंगा 09005 काट दूंगा, आंसर आया 3/5। 3/5 को मैं लिख सकता हूं 0.6। अब 1 माइनस 0.6, तो एफिशिएंसी क्या है? 1 - 0.6 इज इक्वल्स टू 0.4। सही है? अब कह क्या रहा है वो ध्यान से सुनना। द हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन, ये इतने एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एफिशिएंसी तो नहीं निकालनी थी, ठीक है, एफिशिएंसी तो नहीं निकालनी थी, फ्रॉम इतने रिवॉइजर पर, अच्छा पर साइकिल का निकालना है। 8 किलो जूल वो यूज कर रहा है, ध्यान से सुनते जाना। तो 8 किलो जूल इतने टाइम के लिए, मतलब इतने एफिशिएंसी के लिए कितना करेगा, ध्यान सुनना। 8 किलो जूल, देखो मैं क्या कर रहा हूं, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क बताना ना,
वर्क अपॉन हीट होती है, हीट एनर्जी पे काम कर रहा है, तो हीट एनर्जी पर निकालना था, वर्क डन निकालना है भाई। हाँ तो वापस चलो, वर्क निकालना है, तो वर्क क्या हो जाएगा बताना एक बार, एफिशिएंसी इनटू हीट, एफिशिएंसी कितनी निकली है अभी 0.4 इंटू हीट कितनी दे रखी है 8 किलो जूल, 8 चौक 8 में से 8 चौक 32, 3.2 आंसर है कहीं 3.2, सी 37 का सी निकाल लो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो क्लियर है यहां तक बात, 8 चौक 32, ओके है जी, ओके रिपोर्ट। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इसकी एप्लीकेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आ चुके हैं भाई, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। चलो अब आगे निकालो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन, AIPMT 2008 में आया है, ये तो डेल्टा यू है, ये दोनों अलग अलग हैं, और ये तो डेल्टा, ठीक है, तो ये दोनों नहीं है, डी आंसर है, नॉट पूछा था। क्लियर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आते जाना चाहिए भाई, बिल्कुल आते जाना चाहिए, कोई दिमाग नहीं लगाएगा तो उसका नाश पक्का है। आगे चलो, ये रहा क्वेश्चन, करो, AIPMT 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, ठीक है, ए लिक्विड स्टर घुमाया जा रहा है विद द पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ध्यान सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, घुमाया जा रहा है पैडल से ना, और आइसोलेटेड है, मतलब आप हीट तो नहीं है, मतलब समझ रहे हो, वर्क काम करा रहे हैं, घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, हीट है, ठीक है, मतलब हीट नहीं है, वर्क है, वर्क, तो वर्क जीरो नहीं होगा, वर्क जीरो नहीं होगा, क्यों जीरो होगा, क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर है ना, क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, एडियाबैटिक, तो देखो एडियाबैटिक है, जीरो नहीं होगा, क्यों, और डेल्टा यू जो होगा, अब वो भाई देखो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये जीरो है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क एडियाबैटिक, याद है, एडियाबैटिक वर्क होता है ना, एडियाबैटिक वर्क क्यू के बराबर, अब तुम लगा लो, वर्क नॉट जीरो, और ये, हाँ यही आंसर है भैया, ये भी चेक कर लो, नहीं ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, वर्क एडियाबैटिक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ए हीट इंजन, बहुत बढ़िया भाई, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग करके मुझे बताओ, हीट इंजन एब्जॉर्ब Q1 एट टेम्परेचर T1 और Q2 एट T2, ठीक है, तो वर्क डन बाय द इंजन, दिस डाटा क्या करता है, बिल्कुल सही कहता है, डू नॉट वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कह रहा वायलेट करता है, नहीं, वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ डायनेमिक्स, ये नेगेटिव होगा, ये कैसे पता चला, इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, तो बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा, ये नेगेटिव है, बढ़ता जाएगा, Q2 नेगेटिव होगा, बढ़ता जाएगा, ये होगा वायलेट, मतलब डू नॉट वायलेट वाला। कहाँ गया क्वेश्चन, नेक्स्ट करो भैया, डेल्टा ई इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब पहले वाला सोचो, सिस्टम एब्जॉर्ब्ड हीट एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कर ली है, पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यही आंसर आ गया इसका, तो क्या आंसर आ गया जी इसका, ए, कोई दिक्कत यहां तक, नेक्स्ट प्लीज चलो, फिफ्थ, ए पिस्टन, भाई आराम से क्वेश्चन को देखो, बहुत आराम से, जल्दीबाजी मचाई तो इस वाले क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी, पॉज करो करो, पॉज करो करो, मुझे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। A piston filled 0.04 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली, रिवर्सिबली लगाना है, वो उन्हें तुम्हें लीटर एनएमएल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इतना, ठीक है, एज इट एब्जॉर्ब इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, द वैल्यू ऑफ Q एंड W, बहुत बढ़िया, रिवर्सिबली Q और W निकालना है, Q और W तो बराबर ही होंगे,
रिवर्सिबली एक्सपेंड हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो मतलब आइसोथर्मल है। अब आइसोथर्मल में डेल्टा देखो, आइसोथर्मल में Q प्लस डब्ल्यू, तो मतलब ये तो जीरो, तो Q प्लस डब्ल्यू, अब Q क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, या W क्या हो जाएगा माइनस Q, कुछ भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। यहां तक आ गई बात समझ, वेरी गुड। अब देखो एक प्लस एक माइनस, अगर चलो ऐसे दिखा लूं तो ये माइनस ये प्लस, ये हो सकता है आंसर, ये प्लस प्लस, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता, ये माइनस माइनस, ये आंसर ही नहीं हो सकता। ये अब भाई अब कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, अब कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और मैं बताऊं देखो, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब आंसर ना मेरे हिसाब से सी होगा। पता है क्यों? देखो मैंने कैलकुलेट नहीं करा है अभी तक, मैं फिर बोल रहा हूं यही ट्रिक्स है, ये निकाल लिया मैंने बात में। सो इतने जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड कर ली, पॉजिटिव हो गया, तो Q पॉजिटिव होगा और वर्क नेगेटिव। अगर Q पॉजिटिव है तो वर्क कैसा होगा नेगेटिव, सी आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। तरीका समझ में आया? अब मैं इसको एक बार सॉल्व भी तुम लोगों के सामने अगर कर दूं तो ध्यान से देखना। वर्क, ये तरीका है मेंटोस तरीका, ये है एक्सप्लेनेशन। कहते हो ना भैया थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, तो मैं देखो सॉल्व भी कर रहा हूं। जिसको ये समझ नहीं आया ट्रिक, वो एक्सप्लेनेशन देखो। 2.303 इंटू एन 0.04 इंटू आर, 8.314 इंटू टी, टेम्परेचर कितना है 37, तो 37 273, 10 10 11 210, क्या आ गया 210 एन आर टी हो गया, लॉग V2 बाई V1, लॉग V2 बाई V1। अच्छा भाई इसके अंदर ना ln की वैल्यू गिवन है, तो एक काम करो इसको गायब कर दो, इसको क्या कर दो गायब। पता है क्यों? क्योंकि ln की वैल्यू गिवन है ना सीधा, तो इसको लिख कर क्या फायदा, इसको गायब कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये गायब हो गया, यही निकाल रहा हूं ln की वैल्यू, ln ये बटे 50। अब तुम इसको काट दोगे ना तो आंसर आ जाएगा कुछ, देखो बताऊं क्या आ जाएगा, 7.5 आंसर आ जाना चाहिए। मैं 5 से काट रहा हूँ, इसको 0 से नहीं काटा है, तो 7 पंजे 35, 5 पंजे 25 से पॉइंट किया 7.5 आ जाएगा। देखो इसमें वैल्यू दे रखी थी तो वही आंसर आ गया। तो वर्क इज इक्वल्स टू 0.04 इंटू 8.314 इंटू 210 इंटू ln 7.5, और ln 7.5 की वैल्यू देखिए 2.01, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां पर पूरी वैल्यू ही लिख रहा हूं, दैट इज 2.01। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना रह गया है, मैंने तुम लोगों को ट्रिक बता दी है। अब जिसको मल्टीप्लाई रह गया है वो मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल लो, मेरे हिसाब से तो आंसर आ ही जाएगा। 0.04 इंटू 8.314 इंटू 210 और इंटू 2.01। कहाँ गड़बड़ कर दी भैया, मोल इतने हैं, गैस इतने हैं। ओ भाई ये 210 नहीं है, ये 310 है, ये 310 है, और इसको यहां से हटाओ, 310 है भाई, टेम्परेचर 310 है, यहाँ 210 नहीं आया, 310 है, ठीक है। तो मैं 310 इंटू 2.01, 207.21, और ये माइनस का था सारा सारा, तो वर्क क्या आ गया माइनस, ये फॉर्मूले में माइनस होता है ना, तो ये आंसर आ गया। अब वर्क जब माइनस का आ गया तो यही आंसर हो गया, मैंने सॉल्व भी कर दिया, देखो यही आंसर है ना 201। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। और यकीन मानो ये तो बेकार की बातें थी, ये बात अच्छी थी, मैंने एक लाइन को पकड़ा और उससे पूरा क्वेश्चन ही बना दिया बिना वैल्यू रखे। वैल्यू रख के कितना टाइम लगा विद कैलकुलेटर, सोचो तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करना, हाँ तुम कर सकते हो नो डाउट, पर तुम सोचो कि तुम कैलकुलेशन से बच सकते थे अगर तुम कुछ सोच पाते मेरी तरह, तो तुम्हें सोचना तो पड़ेगा, सोचना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 4 किलो जूल इज डन पॉजिटिव W एंड हीट इज गिवन आउट -1, तो +3 आंसर हो जाएगा। केरला पीएमटी में आया तो 2008 में 5 ऑप्शन आते थे केरला के पीएमटी में, याद हो तो
तुम्हें क्या शायद हो सकता है कि कोई 12वीं क्लास का बच्चा अगर इसे देख रहा हो, मतलब कि भैया थोड़ा सा चलो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लूँ, तो हो सकता है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ, ठीक है। तो ठीक है भाई, 10वीं 12वीं क्लास का बच्चा हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो। चलो भाई, इन अ प्रोसेस इतने जूल हीट इज एब्जॉर्ब हो रही है, और इतनी जो हो रही है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये नेगेटिव हो रहा है। अब ध्यान सुनो, ये एब्जॉर्ब हुआ, ये निकल गया, इसका मतलब कम आंसर आएगा इससे, ये इससे घट जाएगा और बड़े वाली वैल्यू आएगी, मतलब प्लस वाली वैल्यू आएगी। और 700 में से 400 आसपास जाएंगे तो 300 कुछ आंसर आ जाएगा, मतलब इंक्रीज ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो सही है ये इंक्रीज, क्योंकि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव थी, ये वाली नेगेटिव थी। जॉब पॉजिटिव, वर्क डन। चलें आगे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्लीज करो, प्लीज करो, प्लीज। गैस एब्जॉर्ब इतने एक्सपेंड इतने लीटर, ठीक है, इतने लीटर एब्जॉर्ब हो रही है गैस, लीटर टू लीटर। कर लो कैलकुलेट। एक बात बताओ, कांस्टेंट टेम्परेचर है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। चलो, अरे नहीं, रिवर्सिबल आएगा ना, रुक जाओ। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू कुछ नहीं, डेल्टा टी ही मान के चलो, ठीक, डेल्टा टी। अब डेल्टा यू की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा यू क्यू और डब्ल्यू जो हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे, एक माइनस एक प्लस, इधर ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब सुनो, गैस एब्जॉर्ब हीट, मतलब Q जो है वो पॉजिटिव आएगा और जो W है वो नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों बराबर है। देखो Q पहले लिखा गया है और W बाद में लिखा गया है, मतलब Q पहले W बाद में, तो देखो Q पॉजिटिव है और दोनों बराबर है, ये आंसर नहीं होगा। Q नेगेटिव है, ये आंसर नहीं होगा। Q नेगेटिव है, आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। कैलकुलेट भी नहीं करना, 250 माइनस 250 इन दोनों को सॉल्व करोगे आ जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात? वेरी गुड। सोचना भी नहीं था, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना, मैंने तो वैल्यू पुट भी नहीं करी, कहीं से आंसर ले आए। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये आना चाहिए तुम्हें सोचना। अगर नहीं समझ में आया एक बार बैक करके देखो मैंने क्या सोच के बताया वहां पे। अकॉर्डिंगली टू द लेटेस्ट साइन कन्वेंशन द करेक्ट एक्सपेंशन रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q प्लस डब्ल्यू, ये वाला तो फिजिक्स में होता है और बच्चे अक्सर इसको गलत करवाते हैं, गलत करे आते हैं। पता है क्यों करे आते हैं भाई? उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंफ्यूजन हो जाती है और वो गड़बड़ हो जाती है। भाई सिस्टम जो है ना, फिजिक्स वाला सिस्टम अमीर है, केमिस्ट्री वाला सिस्टम जो है वो गरीब है। आगे बात समझ में? ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन Q प्लस डब्ल्यू, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये Q प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू के बराबर होता है ना, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो, सॉल्व करो। अरे ये तो अभी आया, चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ये केरला PMT 2000, अभी तो आया था। आजा, चलो भाई, एक गैस एक्सपेंड इतने अगेंस्ट अ कांस्टेंट और इतने एब्जॉर्बिंग हीट, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बतानी, ध्यान से देखना। एक गैस एक्सपेंड ये तो मतलब डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू, ये क्लियर है। अब Q प्लस डब्ल्यू में से W नहीं पता तो W को मैं कैसे निकाल सकता हूं? Q प्लस, मतलब Q को मैं ऐसे कर रहा हूं, Q की जगह लिखा मैंने 200 प्लस वर्क P एक्सटर्नल डेल्टा V, P एक्सटर्नल कितना 5 माइनस P एक्सटर्नल एक्चुअल में डेल्टा V कितना, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 5 चौक 20, तो 200 माइनस 2, ठीक है, 0.0 इंटू, अब इसको लीटर ATM वाला भी तो चेंज करोगे ना, इंटू 101.3, तो देखो 220 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दूनी 6, 2 0 2, तो इसमें से घटाऊंगा आंसर आएगा -2.6,
चेक करो, है पहला ही ऑप्शन है -2.6। समझ में आया क्या ऑप्शन है? -2.6 जूल्स। ये समझ में आया ना क्यों करा? क्लियर? खत्म। क्या बता रहे थे? ज्ञान दे रहे थे भाई। साफ बात है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपने जीवन में अपने और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो, जो कि सरासर गलत है। ऐसा मत करो, पढ़ लो, लिख लो, कुछ बन जाओ। आज क्लास ओवर करते हैं। जिसने आज क्लास, जिसको समझ में नहीं आई, प्लीज फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जाके देखो, उसके बाद तुम्हें क्लास पक्का समझ में आएगी। क्लास ओवर करता हूं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट। ओके बाय बच्चों।